डीडी न्यूज पर दो टूक आप देख रहे हैं। नमस्कार, हम हैं तैयार। जी हां, हम तो तैयार हैं, मेरे मेहमान भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, लेकिन हम हमेशा तैयार रहते हैं। पर आज तो कांग्रेस ने भी कह दिया है हम हैं तैयार। जी हां, आज कांग्रेस की स्थापना के 138 वर्ष पूरे हो गए। 138 साल पुरानी कांग्रेस है ये। 139वें वर्ष में प्रवेश हुआ और इस अवसर पर कांग्रेस की तरफ से एक नया नारा दिया गया, हम हैं तैयार। लेकिन कांग्रेस किस चीज के लिए तैयार है यह अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में कांग्रेस तैयार दिख रही है। वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार दिख रही है, वो दरअसल आरएसएस की विचारधारा को हराने के लिए तैयार दिख रही है। वो कहती है कि हम युवाओं को रोजगार देने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि हम मीडिया को, ईडी को, सीबीआई को जो दबाव हैं उन दबावों से हटाने के लिए तैयार हैं। तो तैयारियां कई तरह की है, लेकिन मोटे तौर पर अगर इस नारे का जो आज कांग्रेस ने दिया नागपुर में, उस नारे का अर्थ निकाला जाए तो एक अर्थ है, वो ये है कि कांग्रेस 24 के लिए तैयार है। कांग्रेस 24 के चुनावों के लिए तैयार है। पर बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए तैयार है? क्योंकि अभी कांग्रेस भले ही कितना दावा करे कि वो तैयार है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले 24 की तैयारी में कांग्रेस कहीं खड़ी हुई नजर नहीं आती। क्योंकि कांग्रेस अभी यही नहीं तय कर पाई है कि दरअसल 24 के चुनाव में उसके साथी कौन होंगे, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। नारे भी कांग्रेस जो उछालती है वो वही पुराने नारे उछालती है जो कई बार जनता की अदालत में ठुकराए जा चुके हैं, जैसे संविधान बचाना है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है, नफरत मिटानी है, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है। ऐसे तमाम नारे हैं जो कांग्रेस कई बार उछाल चुकी है, जनता उनको ठुकरा चुकी है। लेकिन कांग्रेस इन नारों के साथ, पुराने नारों के साथ एक बार फिर से तैयार है। तो आज कांग्रेस की इसी तैयारी पर हम चर्चा करेंगे। वैसे इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक बात बता दूं, अब चुनाव में लगभग जो है कह सकते हैं लगभग 100 दिन बचे हैं। बहुत कम दिन है, 100 दिन। और इस 100 दिन में एक तरफ कांग्रेस अपने सहयोगियों को तय नहीं कर पाई है, दूसरी तरफ कांग्रेस का मुख्य नारा क्या होगा, मोदी को हराने या हटाने के अलावा, उसको भी तय कर नहीं पाई है। और अभी जो ताजा सर्वे आए हैं, उन सर्वे में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा 70 सीटों पर ही पहुंचती दिख रही है। ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 50 से 53 और ज्यादा से ज्यादा 70 सीटों पर। यानी वो कांग्रेस जो अभी लोकसभा में सिर्फ 48 सीटों पर है, अगर बहुत हाथ पैर मारकर आगे बढ़ती है तो वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सीटें और बढ़ा लेगी। लेकिन ये केंद्र में सरकार बनाने के लिए काफी नहीं है, नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए काफी नहीं है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि वो कांग्रेस जिसकी कभी देश के आधे से ज्यादा राज्यों में सरकारें थी, अभी कुछ साल पहले तक कांग्रेस जो है 16 राज्यों में थी, आज वो सिर्फ 3 राज्यों में सिमट कर रह गई है। ऐसे में 138 साल पुरानी कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां हैं और कांग्रेस कितनी तैयार है, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, जरा देखिए किस तरह से कांग्रेस की ओर से आज क्या कुछ कहा गया और बीजेपी ने कैसे कांग्रेस पर पलटवार किया। सुनिए जरा। महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से खासतौर से बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप स्पेशल हो। मैं महाराष्ट्र में चला, मैं जब भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था, जैसे ही मैं महाराष्ट्र के अंदर आया, मैंने सोचा कि देखो, ये कांग्रेस की जमीन है, ये कांग्रेसियों की जमीन है। इस जमीन में लोगों को कांग्रेस की विचारधारा बिना समझाए समझ आ जाती। और अगर हमारी लड़ाई शुरू हुई तो महाराष्ट्र से हुई थी, इसलिए हम यहां नागपुर में आए हैं आपसे बात करने।
तो आप बब्बर शेर हो। आपको किसी से नहीं डरना, आप नहीं डरते हो, आप बब्बर शेर हो। और आपकी विचारधारा की लड़ाई है, आपके दिल की लड़ाई है। और आप और हम मिलकर महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो उन्होंने इसको महारैली कहा था, लेकिन ये सूक्ष्म रैली हो गई, क्योंकि छोटे ग्राउंड में रैली लेने के बावजूद भी आधा मैदान खाली रहा, कुर्सियां खाली रही और राहुल गांधी इनका भाषण सुनने के लिए लोग रुके नहीं, उन्होंने जाना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि उनकी थीम थी है तैयार हम, लेकिन नागपुर विदर्भ के लोगों ने बताया हम तैयार नहीं है। और इस रैली के लिए तेलंगाना से भी लोग उन्होंने लाए थे, बावजूद उसके वो कुर्सियां नहीं भर पाए। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेने को तैयार नहीं है, तो हम क्यों उसके ऊपर सीरियस होकर कोई सवाल जवाब करें। यहाँ दो है, एक प्रोग्रेसिव यानी प्रगति पर विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की है, और दूसरे तरफ हमारे पीछे आरएसएस का बंगला है, क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई, और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। मोदी आरएसएस का झंडा लेके आगे जा रहे हैं और उसके पीछे आरएसएस है। जहां परिवारवाद राजतंत्र की तरह चल रहा हो, वो बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं। वही राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री उस वक्त के मनमोहन सिंह जी का अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था, वो बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं। ये कांग्रेस में होता है कि वहाँ गांधी नेहरू परिवार का गुलाम सबको बनाया जाता है और सब लोग उनकी गुलामी करते हैं। हमारे यहाँ कोई बूथ का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पद पर पहुँच सकता है, यही भारतीय जनता पार्टी है, और हमने इसको साबित करके भी दिखाया है। देखिए, कांग्रेस की बुनियाद में एकजुटता है। हमने आजादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ देश को एकजुट किया, और इस समय जो माहौल चल रहा है, जिस तरह उद्योगपतियों की सरकार है, आम आदमी की पूछ नहीं है, ऐसे में हम देश को एक बार फिर से एकजुट करेंगे, नफरत कम करेंगे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। गांधी घराने की गुलामगिरी करोगे तो ही कांग्रेस में आगे बढ़ोगे। यही सही मायने में आज कांग्रेस की असलियत है, और यही वजह है कि आज कांग्रेस पूरी तरह पस्त हमें दिखाई दे रही है। तरफ से प्रहार किया गया, कांग्रेस ने बताया कि वो तैयार है, कांग्रेस की तरफ से दावे किए गए, और इन सब को लेकर दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, कांग्रेस तैयार, भाजपा आरएसएस पर फिर किया प्रहार, लेकिन क्या देश को कांग्रेस है स्वीकार? जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए। कांग्रेस तैयार, भाजपा आरएसएस पर किया फिर प्रहार, लेकिन क्या देश को कांग्रेस है स्वीकार? ये मेरा आज का सवाल है, और आज की चर्चा में, आज की डिबेट में मेरे साथ 5 मेहमान जुड़ गए हैं। आइए पांचों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। और मेरे साथ आज दिलचस्प पैनल है, वो भी कैसे है बताऊंगा आपको, लेकिन मैं शुरुआत करता हूं। मेरे साथ आज जो हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, एनसीपी अजीत दादा के गुट के नेता प्रवक्ता हैं, और बृजमोहन श्रीवास्तव आज खास तौर से इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी, और उसके बाद एनसीपी, और उसके बाद एनसीपी में काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस के साथ जो है सहयोग में रहे, लेकिन आज जो है वो बीजेपी के साथ में। तो मुझे लगता है कांग्रेस को जितना करीब से वो जानते हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई और जानता होगा। एक दूसरे मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में है संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पहले कांग्रेस को लगातार सपोर्ट करते थे, लेकिन आजकल आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं।
तो उन्होंने भी कांग्रेस का एक तरह से साथ छोड़ भी दिया है, नहीं भी छोड़ा है। कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ है। यह अलग बात है कि इंडिया अलायंस है या नहीं है, मुझे नहीं पता। सैयद जवाद हैं राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के प्रबल समर्थक और जो है कांग्रेस के लिए लगातार धुआंधार बैटिंग करते हैं। मेरे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं, संघ मामलों के जानकार हैं, और मेरे साथ सिद्धार्थ यादव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं शुरुआत आज बृजमोहन जी आपसे ही करना चाहूँगा। बृजमोहन जी, कांग्रेस तैयार हो गई, अब तैयार है कांग्रेस। आपको अफसोस तो नहीं हो रहा कि आप गलत टाइम पर कांग्रेस को छोड़ दिया, आपने, एनसीपी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया? कांग्रेस तो अब तैयार हो गई है। अशोक जी, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों ने बहुत देरी कर दी फैसला लेने में। ये फैसला हम लोगों को कुछ और पहले लेना चाहिए था, लेकिन कुछ हमारी पार्टी में इस प्रकार के हालात थे कि हम उस फैसले को पहले नहीं ले पाए। क्योंकि देखिए, इस समय देश की राजनीति में जो सबसे ज्यादा जो मुद्दे सामने हैं वो क्या है? देश का हर आदमी चाहता है कि 1 अरब 40 करोड़ के इस मुल्क में सारे लोगों को जीवन यापन करने के लिए एक बेहतरीन देश तैयार किया जाए, जिसमें कि हमारे सामने एक जो आदमी जिस काम को कर सकता हो उसको करने की उसको स्वतंत्रता हो, और देश का ऐसा माहौल हो जिसमें वो देश के साथ काम करके देश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जा सके। ये जो पिछले 10 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये जो एक भावना इस देश में पैदा हुई, इसमें हमको ऐसा लगता था कि, और ये बात हमारी पार्टी में भी इस पे चर्चा हम लोग लगातार कर रहे थे कि जो जिस उस समय हम लोग यूपीए में थे और हम लोग ये बात कहते थे, आपस में बात भी करते थे, हमने अपने आदरणीय नेताओं को भी इस बात से अवगत कराया था कि हमारे पास कोई अभी ऐसी योजना नहीं है जिससे हम देश के नागरिकों को ये बता सके कि हम उनको बेहतर जीवन यापन के लिए क्या देना चाहते हैं। ये बात चूंकि एनडीए के पास है, ये बात आदरणीय मोदी जी के पास है, और इस समय हम सब लोगों को मिलकर उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि आज हम 1 अरब 40 करोड़ हैं, अब से 25 साल बाद ये मुल्क 1 अरब 75 करोड़ लोगों का होगा। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जिस प्रकार से एक तैयारी होनी चाहिए देश के लिए, वो तैयारी हम लोगों को लगता था कि उस समय की जो हमारे साथी थे उनके पास नहीं है, और वो आज भी नहीं है। मतलब मैं देखिए अशोक जी, आज अगर हम जो कांग्रेस ने भी नारा दिया है, हम तैयार हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इससे प्रेरित तो हुए हैं हमारे जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, आदरणीय अशोक चौहान साहब और आदरणीय संजय निरुपम जी। उन्होंने तत्काल बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने शिवसेना पे प्रहार किया है कि आप कितनी कैसे आप इतनी सीटें मांग रहे हैं, इसका तो आपको हक ही नहीं है, आपको वोट कितने मिले थे, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है ये तैयार हो गए अपने साथियों से लड़ने के लिए। INDIA की यही सबसे बड़ी परेशानी है कि इसमें 3 चीजें बहुत ज्यादा काम कर रही है। एक कर रही है इनके नेताओं की महत्वाकांक्षा, दूसरा इनके आपस के मनभेद, और तीसरा है इनके मतभेद भी है। तो ये तीनों जो चीजें हैं ये INDIA को आगे नहीं बढ़ने दे रही, और यही बात हम लोग लगातार कह रहे थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुद्दा क्या है? आज अगर हम विश्व में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो देश में एक मजबूत नेतृत्व अगर होगा और उसको व्यापक जन समर्थन होगा, तभी उसकी आवाज को विदेशों में सुना जाएगा। और ये चीज आज मोदी जी के साथ है। मोदी जी की बात पे आज आप देखिए कि जो 2019 का चुनाव था उसमें 224 सीट ऐसी थी जहां पर कि भारतीय एनडीए के उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा मत मिले थे। तो ये क्यों मिले 50% से ज्यादा मत? इसलिए कि लोग ये विश्वास करते हैं कि यदि मोदी जी ने कोई बात की है, अगर एनडीए की सरकार ने कोई बात की है, तो वो निश्चित रूप से पूरी होगी और उस निर्धारित समय में होगी जिसकी घोषणा की जाएगी। इस बात ने आम आदमी को प्रेरित किया है, और यही कारण है कि देश के जो नागरिक है वो आज किसी से अगर आप बात करें तो वो लोग इस बात को बहुत खुल के कहना पसंद करते हैं कि देश इस समय एक अच्छे नेता के हाथ में है, और अभी देश को ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है। मुझे लगता है 2024 का जो चुनाव है उसमें एनडीए को कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है वो चर्चा के दौरान सुनाई देता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस जो है अभी अपने जो सहयोगी दल हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार दिख रही है। अभी कांग्रेस की तैयारी यहीं पहुंची है, जबकि अभी लड़ाई जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो सैयद जवाद जी,
कांग्रेस तो अभी अपनी सीटों को बढ़ा ले कैसे इस अलायंस में, उसी के लिए तैयार दिख रही है। तो फिर बीजेपी से और विचारधारा से लड़ाई कब लड़ेगी? अशोक भाई, हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, और हजार जेर रास्ता हो कांटों का तो चल पड़े हैं तो इरादा नहीं बदलते हम। ये है कांग्रेस की विचारधारा। और 2024 में टका के हराया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये लड़ाई हे राम और नाथूराम के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई गांधी जी की विचारधाराओं की लड़ाई है, अंबेडकर जी की विचारों की लड़ाई है, जिसको लेकर के देश में 2024 में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और इंडिया अलायंस के अंदर जो भी संविधान प्रेमी है, देश प्रेमी है, सच्चे देशभक्त हैं, उन सबको मिलकर के एक साथ जुट रख करके आगे लेकर के चल करके जो जितना अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसको उतना ही सम्मान मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिलेगा। इंडिया अलायंस सबको साथ लेकर के, सारी विचारधाराओं को लेकर के, सारे लेकर के चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए साहब, ये जो एनडीए वाला अलायंस है ना, उनके साथ देखिए दिन रात ओपी राजभर गालियां देते थे, दिन रात, लेकिन पता नहीं कौन से सुर्खाब के पर लग गए उनमें कि पता नहीं क्या अच्छा लगा और उनको वापस ले लिया। अभी ये बैठे हुए हैं पवार साहब के बारे में, अजीत पवार दादा के बारे में बोला करते थे और खुद के चक्की पी सिंह 70,000 करोड़ रुपए के भाई साहब कौन से निकल आए? ऐसा क्या हो गया? किरीट तो भैया मोर्चा खोले हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, खासतौर से अपना सैयद जवाद आप मुझे सुनिए, आप क्या कर रहे हैं ना, आप मुझे प्रोवोक कर रहे हैं कि मैं संजीव कौशिक जी से पूछूं कि वो आम आदमी पार्टी, वो अरविंद केजरीवाल जो पानी पी पी के गाली देते थे और कहते थे कि सबसे सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए, आप ये चाहते हैं मैं उनसे सवाल पूछूं? मैं आज उनके सामने ये मुश्किल सवाल नहीं करना चाहता था कि आज वो सोनिया गांधी के साथ क्यों चले गए। तो ये जो आपसी झगड़े हैं ना, मैं सुनिए आपसी झगड़े, एक मिनट मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं हूं। मेरी एक चीज का नहीं, अरे भैया मैंने कब बुरा माना? मैं तो कह रहा हूं आप मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सैयद जवाद सुनिए, मुझे अरे बाबा मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप तो बोल रहे हैं, मैं तो आपको रोक नहीं रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था आप बार बार ऐसी चीजें कह रहे हैं कि मैं फिर संजीव कौशिक जी से जो है आम आदमी पार्टी, हाँ एक मिनट रुकिए, आम आदमी पार्टी वर्सेस कर दूं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं मोटे सवाल पर आता हूं। सुनिए एक मिनट सैयद जवाद, सवाल तो सुनिए मेरा सवाल तो सुनिए। ये संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है क्या, कि किसके लिए तैयार है? आपने अभी शब्द का इस्तेमाल किया। जी बता दे रहा हूं, देखिए राहुल गांधी साहब जो है न्याय यात्रा मणिपुर से स्टार्ट करना चाहते हैं। मणिपुर के अंदर जिन महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी जाने से डरते हैं, कपकपाते हैं मणिपुर का नाम सुनते ही, वहां राहुल गांधी साहब ने जाकर के वहां के लोगों को कलेजे से लगाया, उनके आंसू पूछे अपनी ही इन आस्तीनों से। और राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश जाने से क्यों कपकपा रहे हैं? चीन नाराज हो जाएगा। अब्बा जो चीन है वो नाराज हो जाएगा। वो जो डील हुई है उसके पैसे वापस मांग लेगा चीन क्या? मैं तो पूछ रहा हूं सर, अभी आपने कहा मणिपुर में, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जो यात्रा अरुणाचल प्रदेश से शुरू होनी चाहिए थी वो अरुणाचल प्रदेश जा ही नहीं रही है, पूर्व से पश्चिम की यात्रा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं राहुल गांधी के अरुणाचल प्रदेश जाने से डरते हैं कि वहां जाएंगे तो राजीव गांधी फंड को दिया हुआ पैसा वापस मांग लेंगे चीन वाले, और अभी कांग्रेस के पास उतने पैसे हैं नहीं, धीरज साहू का पैसा पकड़ा गया है, कहां से देंगे पैसे? अरे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मैं तो आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं सर, थोड़ा सुन। राहुल गांधी क्यों डर रहे हो अरुणाचल प्रदेश जाने से? अच्छा सवाल के जवाब पहले, अभी मैंने 10 सेकंड में बोलूंगा, फिर आप इंटरप्ट कर देंगे। राहुल गांधी साहब मणिपुर के उन लोगों को आंसू पहुंचते हैं, ठीक है, अरे सुन लीजिए अशोक भाई, सुन रहा हूं हाँ सुन रहा हूं। देखिए अब मैंने कुछ नहीं किया, आप खुद ही
जो है इतने उत्तेजित हो गए कि अपना बटन दबाकर कहीं चले गए, मुझे नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता सैयद जवाद। इतना उत्तेजित मत हुआ करिए। मैंने तो आपने कहा मोदी डर गए मणिपुर जाने से, मैंने काउंटर छोटा सा सवाल पूछा कि राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश जाने से डर गए क्या? क्योंकि मैंने कल भी ये सवाल उठाया था, मुझे लगा मेरे सवाल उठाने के बाद कांग्रेस जो है तय करेगी, जोर शोर से आएगी, कहेगी नहीं हम अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, लेकिन आज भी कोई ऐलान नहीं होता। अरुणाचल प्रदेश से डर लगता है, मैं तो इतनी बात कहाँ। चलिए अब उत्तेजना में नहीं, आराम से अपनी बात बोलिए, नहीं तो उत्तेजना में आप अपना बटन बंद कर देते हैं। बोलिए। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी साहब उस सब्जी मंडी वाले में सब्जी बेचने वाले की आंसू पोंछने का काम करते हैं। महिलाओं बैठी रही जंतर मंतर पर, ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में खड़े होने वाले लोग आज राहुल गांधी साहब के साथ खड़े होते हैं। आपको दूसरी चीज बड़ी जिम्मेदारी बता रहा हूं, देश में कोई भी आपदा आती है सबसे पहले राहुल गांधी साहब सचेत करते हैं। कोरोना महामारी, देखिए फिर आप उत्तेजित हो गए, रुकिए जरा। लेकिन मुझे नहीं मालूम, आप सुनिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो फैक्चुअल बात रखें उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, मुझे उससे कतई एतराज नहीं है। राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल उनको जाना चाहिए, तो लेकिन मेरा ये भी फैक्ट लगता है कि कुछ महामारी या बड़ी चीज आने वाली है तो राहुल गांधी मैं उसी पे तो कर देते हैं। मैं उसी पे तो इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर सर, मैं उसी पे तो आने वाला था। जब महामारी आती है, जब पूरा उत्तराखंड डूब जाता है, तो कांग्रेस के दफ्तर में 8 दिन तक गाड़ियां ट्रक खड़े रहते हैं। के बारे में कहा जाता है कि धरती पर पैदा लेने वाले सभी जीव जंतुओं तक का भविष्य उन्होंने लिख के रख दिया है। बिल्कुल सही बात है। उसके आधार पर साउथ में जो है भविष्यवाणी की जाती है। अच्छा रुकिए एक मिनट, अशोक भाई कुछ सिग्नल में प्रॉब्लम हो रही थी, बात नहीं जा पाई। अच्छा तो जल्दी से अपनी एक मिनट में बात कर दीजिए, फिर मैं जो है सिद्धार्थ जी के पास जाऊंगा। 1 मिनट में, इससे ज्यादा नहीं, जल्दी से। और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री जी को अब तो भ्रष्टाचारी पसंद है, भ्रष्टाचारी भी पसंद है। चाहे अडानी का मुद्दा ले लीजिए, चाहे मणिपुर। अब देखिए, अब हम क्या करें, कांग्रेस के सिग्नल इतने वीक हैं कि बेचारे कांग्रेस वाले। अब देखिए मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आप जुड़ जाते तो मैं कहता हूं, लेकिन मैं इंतजार करूंगा आपको, क्योंकि मुझे लगता है आपने जो डेमोक्रेसी पे सवाल सर आपका सिग्नल गड़बड़ हो रहा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सर आपका सिग्नल गड़बड़ हो रहा है, आप अपना सिग्नल ठीक कर ले ताकि आप अपनी बात ठीक से रख सके। क्योंकि हो क्या रहा है, कांग्रेस जो भी कन्वे करना चाहती है देश में, वो कन्वे नहीं हो रहा। कांग्रेस के सिग्नल थोड़े से गड़बड़ हैं, अपने सिग्नल ठीक करिए, मैं फिर आऊंगा। लेकिन मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ जी वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो है कांग्रेस तैयार हो गई है 24 में हराने के लिए, और जिनकी आवाज आप नहीं सुनते हैं उनकी आवाज कांग्रेस बनेगी। जिनको आपने न्याय नहीं दिया उनको कांग्रेस न्याय देगी। आप म्यूट पर हैं सिद्धार्थ जी, आप म्यूट पर। जी अशोक जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बोलिए। जी अशोक जी, कांग्रेस के लिए तो एक शेर मेरे को ध्यान में आ रहा है कि मुद्दतें बीत गई, हिसाब नहीं किया, न जाने अब किसके कितने रह गए हम। इतना लंबा समय कांग्रेस पार्टी ने बिता दिया इस देश में राजनीति करते हुए, पर आज तक वो क्लियर नहीं कर पाए अपनी आइडियोलॉजी को, ना ही वो समझ पाए कि कितने तैयार हैं। आज भी इतने सालों बाद अब वो कह रहे हैं हम तैयार हैं, इतने सालों से वो तैयार ही नहीं थे। पर तैयार किसके लिए है? क्या वापस देश को भ्रष्टाचार में डुबाने के लिए? क्या फिर से लूट मचाने के लिए? क्या वो तैयार हैं आज वापस अपने उन कुशासन के दिनों को लाने के लिए? हमने देखा है उनका वो राज, हमने देखा है वो भय का राज, हमने देखा है वो आत्मविश्वास खत्म होता हुआ देश का, जब देश सोच नहीं पाता था कि हम क्या कर पाएंगे। हमने देखा है जब वो 4 और 5 बिलियन डॉलर कंपनियां हुआ करती थी। आज एक ऐसा वातावरण है, 107 यूनिकॉर्न्स हैं इस देश में। आज स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं। आज जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल पा रही हैं। वो सुविधाएं जिनका ये मजाक बनाते हैं, किसका मजाक नहीं बनाया इन्होंने। आज जो देश जिसको आकांक्षाओं के साथ देखता है, चाहे फिर वो मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय मिलना, अनाज मिलना, उनको छत मिलना, उनको नल से जल मिलना, उनको मकान मिलना, इनका कांग्रेस पार्टी मखौल बनाती है। ये नहीं सोचती कि 60 सालों में हम ये दे नहीं पाए। 60 सालों में भारत जैसा देश जिसके पास इतनी पोटेंशियल थी, उसको ये मूलभूत चीजें नहीं दे पाए। और आज जब देश को वो मिल रहा है और आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी आकर के कह रही है हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। किसके लिए तैयार है? देश तैयार है। अरे देश तैयार है आपको जवाब देने के लिए। देश तैयार है क्योंकि वो समझ चुका है। देश तैयार है कि आओ जरा मैदान में और फिर बताएंगे, जैसे बार बार हम बताते हैं ऐसे ही आगे भी आपको बताएंगे। तो कांग्रेस पार्टी आज अपने एक व्यक्ति को, एक नेता को अलग अलग यात्रा करके लॉन्च करना चाहती है। तीसरे लॉन्चिंग में चंद्रयान लॉन्च हो गया था। 10 साल से ये एक नेता को लॉन्च नहीं कर पा रहे।
इतने समय से वो यूथ बने हुए हैं, उनकी कोशिश करी कि यूथ ही बने रहें, पर एक बार नेता जरूर बन जाए, पर कांग्रेस पार्टी वो नेता नहीं बना पाई। आप राहुल गांधी पर प्रहार बार-बार करते हैं, चाहती है। मैं सैयद भाई से रिक्वेस्ट, सिद्धार्थ जी, आप लोग राहुल गांधी पे बार-बार प्रहार करते हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी को राहुल से कोई डर है क्या? बार-बार राहुल गांधी पर आप लोग प्रहार। राहुल गांधी तो आपसे आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ने की बात कर रहे हैं, आप पर्सनल उन पर हो जाते हैं। नहीं, आइडियोलॉजिकल वॉर लड़े, पर आपकी आइडियोलॉजी है क्या? क्या है आपकी आइडियोलॉजी? अरे आप अपने आप को गांधीयन बताते हैं, गांधी तो राम राज्य की बात करते थे, और आप आज राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम का इनविटेशन आपको मिल गया, आप इतने दिनों से डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये आपकी आइडियोलॉजी है। आप डर में बैठे हुए हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, अपने घाटे नफा नुकसान को गिन रहे हैं कि IUML हमें बोल रही है कि अगर तुम चले गए तो तुम भी सॉफ्ट हिंदुत्व या अपीसमेंट की पॉलिटिक्स हमारी एक्सपोज ना हो जाए, ये मुसलमान वोटर हमसे दूर ना भाग जाए। आज आप इन जिन नफे नुकसानों को गिन रहे हैं, अगर ये आपकी आइडियोलॉजी है तो आप आइडियोलॉजिकल वॉर मत करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी संघ परिवार ये भारत की आइडियोलॉजी के साथ खड़ा है, हमारी सिविलाइजेशनल रूट्स के साथ खड़ा है, हमारे सोशल रूट्स के साथ खड़ा है। और उस आइडियोलॉजी का मुकाबला कभी कांग्रेस भारत की आइडियोलॉजी का है, मुझे इस पर भी कोई दिक्कत नहीं बात करने में, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल अगर वॉर है, अगर आइडियोलॉजी की लड़ाई है, तो सवाल ये है भारत की आइडियोलॉजी क्या है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, संघ और भाजपा की आइडियोलॉजी क्या है। अगर आइडियोलॉजी की लड़ाई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2024 का चुनाव कोई आइडियोलॉजी की लड़ाई है, जैसा कि कहा जा रहा है। दरअसल ये जो है एक तरह से कह सकते हैं, जैसा मुझे लगता है बृजमोहन श्रीवास्तव ने कहा, आम लोगों को जो लगता है कि उनको जो है उनके हक की लड़ाई है, उन्हें जो मिला है जिससे वो महरूम थे अब तक, वो उनकी लड़ाई है, और ये जो है शायद मोदी की ताकत बन गई है। लेकिन मैं आऊंगा आपके पास संजीव कौशिक एक ब्रेक के बाद, और पूछूंगा कि आप कितने तैयार हैं कांग्रेस के साथ जाने के लिए, आम आदमी पार्टी कितना तैयार है, इंडिया अलायंस के जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने तैयार है। आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का RC एंड सन्स वाला कालांतर। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। दादी आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना,
देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में कांग्रेस 138 साल की पूरी हो गई और आज कांग्रेस ने नया नारा दिया, हम हैं तैयार। किस चीज के लिए तैयार है, इन्हीं सब पे बात कर रहे हैं। क्या चुनौतियों के लिए तैयार है, कांग्रेस के सामने चुनौतियां क्या हैं, तैयारियां क्या हैं। और सवाल है कि कांग्रेस तो तैयार है लेकिन क्या जनता उसे स्वीकार करने को तैयार है। इसी पे चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ यादव बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ संजीव कौशिक जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, संघ मामलों के जानकार भी हैं। तो संजीव कौशिक, आपको लगता है ये इंडी अलायंस तैयार है? फिलहाल कांग्रेस तो अपने आप को तैयार करी लेकिन अलायंस तैयार है? क्योंकि अभी गठबंधन की सीटों के बारे में कुछ नहीं पता। 31 तारीख डेडलाइन तय की गई थी और आज हम 28 तारीख में हैं। अशोक जी, गांव देहात में एक चिड़िया होती है जिसका नाम टिटहरी होता है। जब आसमान में घने काले बादल हो, जोर से वर्षा गड़कने लगे, बरसने की संभावना होती है तो अकेले वो चित्त हो जाती है और दोनों पैर ऊपर कर लेती है और टाँ टाँ करने लगती है। उसको लगता है कि ऐसा करने से सारा साम्राज्य हम बचा लेंगे, हमारी खूबसूरत दुनिया उजड़ने वाली है और अकेले अपने बदौलत ही हम इसको बचा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच कमोबेश ऐसी ही हो गई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि कांग्रेस पार्टी अपने स्थापना दिवस का 138वां दिवस मना रही है तो ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि तकरीबन 55 बार से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी टूटी है। उसके बावजूद पिछले 10 सालों तक लगातार कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है और केंद्र के सत्ता में रही है। इसी देश के लोगों ने उनको वोट दिया था। 6 दशक से ज़्यादा लगातार रही है वो। कांग्रेस ने एक ऐसे सिस्टम का, ठीक है, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो प्रगति होनी चाहिए थी, जो रफ्तार होना चाहिए था, वो रफ्तार नहीं हो पाया। लेकिन इसके बावजूद जो खूबसूरत हिंदुस्तान का जो दृश्य आप देखते हैं, जो पिछले 10 साल बंद कर दिए। मेरी बात ही पूरी नहीं होने देंगे। पूछ ले रहा हूं भाई, मेरी बात तो होने। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा कि खूबसूरत दुनिया होनी चाहिए। वैसे सवाल इसी कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन कोई बात नहीं। आप कांग्रेस के नहीं, तो जो खूबसूरत दुनिया होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। लेकिन इसके बावजूद जिस कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी को यह सत्ता सौंपी गई और देश के लोगों ने जनाधार दिया ये था, तो राहुल गांधी जी का ही प्रभाव है। कमाल की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये भाषा नहीं, मैं आप बोलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे। सवाल एक मिनट सुनिए। मेरा एक मिनट दीजिए। मेरा एक देखिए, बीजेपी को कोसना है, बिल्कुल बीजेपी को कोसने में कोई हर्ज नहीं है और मैं तो रोज मौका देता हूं, आइए बीजेपी को कोसिए। इतना अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए। एक दशक में, अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए। एक दशक के सत्ता में इतना मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। रेल भेल सारी चीजें मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा क्या है, बोलिए ना। मेरा सवाल ये है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कांग्रेस की तैयारी पर मैं पूछ रहा हूं। देखिए, देश आज जानना चाहता है, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हम 24 के लिए तैयार। आप हमसे सिर्फ कांग्रेस, देश ये जानना चाहता है। मैं तो यही जानने आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर यही तो हम डिबेट कर रहे हैं। बीजेपी को तो आप कल भी, बीजेपी को कल भी गाली दीजिए, परसों भी गाली दीजिए, आपने भी रोज आप लोगों को बुलाता हूं गाली दीजिए, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस की, और आपने भी बोलने नहीं दिया हमें, हमारी बात ही रोक दी आप लोगों ने। अरे मैं कांग्रेस की तैयारी पूछ रहा हूं। देखिए, आप दिक्कत क्या है, आप लोगों ने एक पर्चा तैयार कर रखा है बीजेपी को। बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने एक पर्चा तैयार कर रखा है बीजेपी को गालियां देने में। फिर कह रहा हूं आप दीजिए गाली, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, मैं 2 मिनट आपको बीजेपी को गाली देने के लिए देता हूं, लेकिन जो मेरा सवाल है ना, अगर उस सवाल पर भी आ जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। चलिए गाली देना शुरू कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। मुश्किल यह है कि आप इसे गाली समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब 6 दशक से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में शासन किया और हिंदुस्तान की सत्ता में अपनी भूमिका निभाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल के गए थे कि आप पूर्ववर्ती सरकारों के उस पराक्रम को, उस कर्म को आप यदि साइड में करते हैं तो ये गलत बात है। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी बेहतर किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है पिछले 10 सालों में, जिस तरह से संवैधानिक संस्थानों के ऊपर अपना कॉकस बनाया है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि आपने उन सारे संस्थानों को ध्वस्त कर दिया है आपने। और उसके विरोध में जो एक गठबंधन बना है, जो सारी विपक्षी पार्टियां हैं, उनको ऐसा लगता है, और ये लगता ही नहीं है, ये सच है।
आप जिसे बहुत बड़ा भ्रष्ट बताते हैं देश के प्रधानमंत्री, उनके बातों की अहमियत होनी चाहिए ना। वो जब कुछ बोलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान सुनता है। आप 3 दिन पहले बताते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का ये भ्रष्टाचारी आदमी है, और 3 दिन के बाद में उसे आप उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो आपके जुबान की कुछ तो अहमियत होनी चाहिए ना। हम तो यही जानना चाहते हैं। हमने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री ने यदि कोई एक नारा लगा दिया तो उस नारा को हमारे बच्चे सदियों तक याद रखते थे कि नहीं, इन्होंने ये नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। लेकिन आपने इतनी नारेबाजी कर दी, आपने इस तरह के इतने सगुफे छोड़ दिए जिससे आपके बातों की कोई अहमियत ही नहीं रही। आपके बातों में वजन होना चाहिए ना। आपका समय समाप्त हुआ। मैंने आपको 2 मिनट दिए थे, मैंने कहा था खूब बोलिए बीजेपी पे। अब देखिए दिक्कत क्या, आप जरा मैं अवधेश जी 1 मिनट सवाल ही क्लियर कर दीजिए। सवाल 1 मिनट, यदि मैं जवाब नहीं दे पाया अरे 1 मिनट रुकिए, अब मुझे भी बोलने दीजिए। दिक्कत क्या है, देखिए दिक्कत क्या है कि बीजेपी को गाली देने के लिए, आप आलोचना करने के लिए, मैं गाली शब्द वापस लिया, आलोचना करने के लिए खूब आलोचना कीजिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन दशकों तक अब रुकिए, अब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लेकिन विपक्षी पार्टियों को ये नहीं कहा कि वो गाली देते हैं। अब मैं बोल लूं, मैं बोलिए, क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ अपने दर्शकों को ये बता रहा हूं होता क्या है। मैंने आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर यह जानने के लिए बुलाया कि कांग्रेस की चुनौतियां क्या हैं, कांग्रेस की तैयारी क्या है। लेकिन कांग्रेस के समर्थन में जो लोग उतरे हैं ना, उनको बीजेपी की कमियां तो पता है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में एक बात उनके पास नहीं है कहने के लिए, सिवाय वही रटे रटाए नारे कि भैया डेमोक्रेसी बचानी है, संविधान बचाना है। और सुनिए, संविधान कौन बचा रहा है इस देश में? आज तो नारा, आज तो एक मिनट रुकिएगा, मुझे मेरी बात पूरे, मैंने आपको टोका नहीं। इस देश में संविधान बचाने की बात कौन कर रहा है? आज कांग्रेस की तरफ से वो कन्हैया कुमार निकला, कह रहा हम संविधान बचाएंगे, जिसके ऊपर यह आरोप है कि उसने जेएनयू में जाकर ये नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये सरकार जेल में डाल देना, ये नारा मेरी कमी है। रुकिएगा एक मिनट, रुकिएगा एक मिनट, किसकी कमी है? आदत डालिए, एक मिनट, संजीव कौशिक रुकिए, संजीव कौशिक रुकिए, सच सुनने का साहस सरकार जेल में डाले, कौशिक रुकिए, संजीव कौशिक, मैंने आपको 2 मिनट दिए, आप मेरी बात 30 सेकंड में सुन पाए। यही आप लोगों की असहिष्णुता है। मैं आपको बता रहा हूं क्या असहिष्णुता है। 2 मिनट आप नहीं सुन पाए, 2 मिनट आप नहीं सुन पाए, 2 मिनट आप नहीं सुन पाए। ये सहिष्णु बोलते हैं खुद को, ये 2 मिनट एंकर को बोलने नहीं देते, और ये कहते हैं कि हमने, ये कहते हैं कि बीजेपी बिल्कुल ऐसे माइक बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने इनको 2 मिनट दिए, मैंने घड़ी देखकर इनको 2 मिनट बोलने दिए, लेकिन ये 30 सेकंड नहीं सुन पाए। और ये लोग कहते हैं कि देश में सहिष्णुता खत्म हो गई है। असली सहिष्णुता किसकी खत्म हुई है? इनकी खत्म हुई है। मैंने सिर्फ कन्हैया कुमार का नाम लिया था। ये इनकी पीड़ा देखिए, इनका दर्द देखिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिसने लगाया उसको बचाव में दर्द देखिए, जो आतंकी था उसके बचाव में, ये अफजल गुरु का बचाव करने वाले हैं, ये आतंकवादियों का बचाव करने वाले हैं, ये आतंकवादियों का बचाव करने वाले हैं। ये इनका शर्मनाक चेहरा है, ये इनका शर्मनाक चेहरा है। आतंकवादियों का बचाव करने के लिए कैसे आगे? ये 2 मिनट सुन नहीं सकते आलोचना। और नरेंद्र मोदी को 9 साल से गाली दे रहे हैं और एक आलोचना नहीं सुन सकते। ये इन लोगों का हाल है। ये लोग डिबेट खराब करने आते हैं। मैंने कल भी कहा था आपसे, मेरे दर्शकों ने मुझे कल भी ट्वीट करके कहा था कि कृपया मेरे दर्शकों ने कल भी मुझे, संजीव कौशिक, मेरे दर्शकों ने कल भी मुझे ट्वीट करके कहा था कि डिबेट को खराब करने वालों को नहीं बुलाया करिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी आज आपको डिबेट में बुलाकर। मुझे लग रहा है मैंने आज गलती, क्योंकि मेरे दर्शक आज मुझे फिर गाली देंगे कि आप एक चिल्लाने वाले को ले जो 2 मिनट नहीं सुन सकता। मेरे दर्शक आज भी मुझे गाली दे रहे हैं। मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे दर्शक चिल्ला चिल्ली पसंद नहीं करते। और आपको मैंने 2 मिनट बोलने का मौका दिया, लेकिन आप 30 सेकंड मुझे नहीं सुन पाए। यह असहिष्णुता है मोदी विरोधियों की। ये लोग आतंकवाद के समर्थन में खड़े होते हैं, यह इनकी असहिष्णुता है। ये 2 मिनट नहीं सुन पाते। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको मौका नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच। अवधेश जी, ये विचारधारा की लड़ाई है क्या? किस चीज की विचारधारा? नहीं, ये तो राहुल गांधी कह रहे विचारधारा नहीं, लेकिन आज के पूरे अधिवेशन में क्या कांग्रेस के अध्यक्ष ने या राहुल गांधी ने या किसी ने बताया है कि भारत को लेके उनका विजन क्या है, क्या सपना है, क्या उनका कोई वर्ल्ड को लेके कोई विजन है उनका, सभ्यता का, संस्कृति का, संविधान का, देश का? कोई एक आप बताइए ना कि एक के भाषण में एक कंप्लीट आया कि हमारी ये आइडियोलॉजी है। वो तो सवाल है कि जिसकी आइडियोलॉजी होगा ना, वो इस प्रकार से बचकाना हरकत नहीं करेगा
कि आप नागपुर में जा रहे हैं एक मैसेज देने के लिए कि सब कुछ की जड़ तो आरएसएस है, नागपुर जाकर हम आरएसएस के खिलाफ जो है वो एक वातावरण बनाएंगे कि हम वहां जाके आपको चुनौती दे रहे हैं। आरएसएस की आइडियोलॉजी को अगर वो चुनौती दे रहे तो उसमें गलत क्या है? अरे सर ऐसा है, आरएसएस की आइडियोलॉजी को चुनौती दे, बाबा साहब अंबेडकर भी तो नागपुर में आते थे, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैंने आरएसएस की आइडियोलॉजी को चुनौती देने मैं यहां आया हूं। इसके पहले इंदिरा जी का भी नागपुर में भाषण हुआ है, नेहरू जी भी गए, किसी का भाषण उठा के बता दीजिए कि मैं नागपुर से कर रहा हूं। कभी कांग्रेस के किसी पुराने नेता ने नागपुर से अपने चुनाव अभियान की ऐसे शुरुआत की? कहा है नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, पहले भी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए हैं। तो जब आपकी ये, तो इसका मतलब यह है कि यह विचारहीनता है, विचारधारा नहीं है, यह विचारहीनता है। दूसरी बात है कि आप मुझे बताइए कि आप आरएसएस के बारे में, आप एंकर इतने लंबे समय 6 लोग बैठे हुए हैं मेरे सहित, एक बार भी बता दीजिए कि इतनी आलोचना के बाद आरएसएस कभी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका उत्तर भी देने की जहमत उठाती हो कि आप आलोचना करते हैं, मैं आपका उत्तर दे देता हूं। क्यों आरएसएस को? तो ये तो मैं कहूंगा, आरएसएस जो है, आरएसएस ये मानती है कि हम बाकी संगठनों की तरह समाज में एक संगठन नहीं है, हमको तो काम करते हुए देश के लिए संपूर्ण समाज में विलीन हो जाना है। हम समाज के अंदर का संगठन है। अब इनको तो ऐसे ही हंसी आएगी, आपकी बात पर मैं हंसा नहीं, कितनी बचकानी बात आप कर रहे थे। इसलिए आरएसएस को जहां तक मैंने समझा है, और इनको मालूम नहीं सैयद जब बात को कहे तो मैं एक चुनौती दे रहा हूं, 10 नवंबर 1949 का कांग्रेस नेशनल एग्जीक्यूटिव जो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है, जरा उसका प्रस्ताव जाके देख लीजिए। उस प्रस्ताव में कहा गया है कि आरएसएस को कांग्रेस का भाग बनाना चाहिए। 10 नवंबर 1949 में मैं डेट बता रहा हूं लोगों को, उसमें बताया गया, और बजाबता वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा कि यह प्रस्ताव लाओ। वल्लभ भाई पटेल ने उसमें भाषण दिया है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं जाके देखो, उन्होंने कहा है कि आरएसएस के लोग देशभक्त हैं। सुनिए, आरएसएस के लोग देशभक्त हैं, आप लाठी डंडे से उनको नहीं हट सकते। सुनिए, आपको भी नहीं टोका गया सर, आपको भी नहीं टोका गया है, आपको नहीं टोका गया है। पूरा भाषण सैयद जवाद सुनिए, आप जितनी देर, अवधेश जी 1 मिनट रुकिए, 10 मिनट अवधेश जी रुकिए 1 मिनट, सैयद जवाद 1 मिनट, सैयद जवाद रुकिए, जरा घड़ी उठा के देखिएगा आपको कितनी देर बोलने के बाद टोका गया। और इनको आप कह रहे टोका नहीं, मैंने इनसे पूछा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी को चुनौती देने में क्या हर्ज है। मैंने 1 मिनट रुकिएगा, नहीं सैयद जवाद, मेरी बात सुनिए, मेरी डिबेट खराब करने वालों को मैं पसंद नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब 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 सिद्धार्थ यादव बोल रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप राहुल गांधी से डरते क्यों हैं। मैंने आपको अनइंटरप्टेड बोलने दिया। जब आपने कहा मोदी डरते हैं, तब मैंने आपसे एक सवाल पूछा, और आप लोग दिन भर चिल्लाते हैं कि मोदी से सवाल नहीं पूछता कोई। हम तो आपसे भी सवाल पूछेंगे, मोदी से भी सवाल पूछेंगे, आप मोदी से सवाल पूछने के लिए। और सुनिएगा मेरी बात, अब रुकिएगा 1 मिनट, उंगली नीचे कीजिए 1 मिनट, मैं आपके पास आऊंगा, 1 मिनट रुकिएगा। पहले अवधेश जी बोलेंगे उसके बाद, लेकिन मैं पहले अपनी बात एक बार फिर बोलूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा मुझे कोई बीच में नहीं टोके। अगर सहिष्णु हैं आप, अगर आपको हिंदुस्तान की कल्चर मालूम है, अगर आप ये कहते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी बड़ी सहिष्णु आइडियोलॉजी है, तो सुनिए, मैं फिर सवाल उठाऊंगा, आखिर कन्हैया कुमार कौन है? कन्हैया कुमार के पास क्यों रुकिएगा, आप बता, जब मैं पूछूंगा तब बताऊंगा, अभी मैं बोल रहा हूं। कन्हैया कुमार कौन है जिसके ऊपर यह आरोप है कि उसके दस्तखत से जेएनयू के अंदर एक आतंकवादी की बर्थडे सेलिब्रेट की गई। आज वो देश को बता रहा है संविधान बचाने की जरूरत है। और मैं आपको यह बताता हूं, आप लोग कहते हैं, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भैया देश में, मैं आपको बताता हूं, आज आप दूरदर्शन पर बैठे हैं, ये दूरदर्शन कौन सा दूरदर्शन है? ये वो दूरदर्शन है जिसको कभी राजीव दर्शन कहा गया था। आज उस राजीव दर्शन जिसको सरकारी चैनल कहते थे, आज उसमें आपको मैंने बुलाया है इसलिए ताकि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल सके। ये वो दूरदर्शन है जहां पर 10 साल तक नरेंद्र मोदी बैन थे, लेकिन आज मैं कांग्रेस के ऊपर डिबेट कर रहा हूं, कांग्रेस के 138 साल पर डिबेट कर रहा हूं। आज मैंने यहां पर राहुल गांधी को 3 मिनट दिए, मैं राहुल गांधी पर डिबेट कर रहा हूं जिस दूरदर्शन पर कभी नरेंद्र मोदी को बैन किया गया था। आज मैं उस कांग्रेस पर डिबेट कर रहा हूं, उस कांग्रेस की चुनौती और उस कांग्रेस के अवसर पर बात कर रहा हूं जिस कांग्रेस ने मुझको और मेरे चैनल को डिबेट, मेरे चैनल का बहिष्कार किया। मैं आपको यह बता रहा हूं, यह हिंदुस्तान है, यह डेमोक्रेसी को की सीख हमको ना बताए। हमने डेमोक्रेसी बचाई है, तो डेमोक्रेसी की दुहाई कोई और ना दे। अवधेश कुमार नहीं, सैयद जब बात
थोड़ा बाद में आए हैं, इनको पता नहीं है कि इसी डीडी न्यूज पर अनेक पत्रकार भी बैन किए गए थे, वो आते ही नहीं थे इसमें, इसलिए उस पर मैं नहीं जाता। देखिए ये एक मिनट, तो मैंने कहा कि आखिर अगर आरएसएस इतना ही खराब था तो कांग्रेस ने 10 नवंबर 1949 को बजाबता वल्लभ भाई पटेल में, उस समय नेहरू जी नहीं थे यहाँ, जब 17 नवंबर को नेहरू जी आते हैं तब उस प्रस्ताव को बदल दिया गया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि तब तक आरएसएस के सरसंघचालक ने कहा था कि राजनीति में हमारा जाने का कोई इरादा नहीं है, हम किसी राजनीतिक दल के भाग नहीं हो सकते हैं। तो जो संगठन ये मानता है कि राजनीति समाज का केवल एक भाग है, एक पार्ट है, जब कोई पार्ट होता है तो काउंटर पार्ट होता है, जब वो संगठन ये मानता है कि केवल सत्ता से समाज का बदलाव और संपूर्ण देश को महाशक्ति बनाना या संपूर्ण देश को परम वैभव तक नहीं ले जा सकते, समाज के अलग अलग अंग हैं, उसको आप राजनीतिक रूप से चुनौती देने जाते हैं। संघ का जो संविधान है, उस संविधान को मैंने पढ़ा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि संघ के स्वयंसेवक अगर राजनीति में जाना चाहते हैं तो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकते हैं, उसमें लिखा है। नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि देश के पॉलिटिशियन मान के चलते हैं कि आरएसएस का मतलब इसी प्रकार से सत्ता पर आना और सत्ता पर कब्जा करना है। ये आरएसएस की थ्योरी के ही विपरीत है। वो मानते ही नहीं है कि केवल सत्ता से समाज में बदलाव आ सकता है। सत्ता की आवश्यकता है, राजनीति की आवश्यकता है, लेकिन समाज का एक छोटा सा अंग है, वो संपूर्ण अंग नहीं है। इस देश में धर्म सत्ता है, इस देश में आर्थिक सत्ता है, समाज की सत्ता है, सांस्कृतिक सत्ता है। एक बात कह के मैं जल्दी से देखिए, संघ के बारे में गांधी जी का एक शब्द मुझे कोई बता दे, बी.आर. अंबेडकर का कोई एक शब्द बता दे जिनका नाम ले रहे हैं, लेकिन उसी बी.आर. अंबेडकर ने कांग्रेस के विरुद्ध में किताबें लिखी है, कांग्रेस के विरुद्ध में, कांग्रेस ने उनको हराया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में अनेक गलतफहमियां पैदा की गई। जब डॉक्टर हेडगेवार जेल गए तो मोतीलाल नेहरू उनके विरोध में सत्याग्रह करने उसी नागपुर में गए थे। ओके, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, सैयद जवाद आपके पास आ रहा हूं, रुकिए, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो अवधेश जी ने कहा अगर आइडियोलॉजी की लड़ाई है तो फिर सवाल यह है कि इस आइडियोलॉजी में ऐसी क्या चीज है जिसको लेकर आप बार बार चुनौती देते हैं। मैं आऊंगा लेकिन इस ब्रेक के बाद। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। देख, पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना, मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है?
टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम कांग्रेस की चुनौतियों पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है तैयार है, कितनी तैयार है? सैयद जवाब जल्दी से 1 मिनट का समय मैं सबको दूंगा। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जिस विचारधारा की बात कर रही है, आखिर वो विचारधारा की लड़ाई कौन सी लड़ाई है, किससे, और क्या कांग्रेस वास्तव में विचारधारा की लड़ाई के लिए 24 में उतरेगी? नहीं, वो गांधी जी की विचारधारा है जिसको कांग्रेस लेकर के आगे चल रही है। और अभी अवधेश कुमार साहब ने 2 बात कही। सरदार पटेल को कोट करता हूं इसी आरएसएस के बारे में। सरदार पटेल फरवरी 1949 को कहते हैं, आजादी के बाद की भारत की किताब के अंदर पढ़ लीजिएगा जाकर के कि आरएसएस की मानसिकता सनकी है और ऐसे भाषण देती है जिससे देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल खराब होता है। सनकी और पागल तक कहा है सरदार पटेल ने फरवरी 1949 को। और सरदार पटेल ने ही बैन लगाया। गांधी जी की हत्या के अंदर आरएसएस के लोगों का हाथ था, इसीलिए उनके ऊपर बैन लगाया। और एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार बैन लग चुका है आरएसएस के ऊपर और उसका समर्थन करने के लिए बैठे। 1938 के अंदर जब कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर के अंदर हो रहे, तब भी सरदार पटेल साहब ने आरएसएस को इसी तरीके की भाषा के बारे में यूज करा था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस के लोग जो है सनकी विचारधारा के हैं, पागल विचारधारा के हैं, दिवालिया विचारधारा के लोगों के लोग हैं। और उनकी किताब जाके पढ़ लीजिएगा। आपके ऊपर हम इस बात पे नहीं कहते क्योंकि आप जो है जिस विचारधारा से आते हैं मैं उसको बखूबी जानता हूं। लेकिन इस वक्त जो लड़ाई है ये लड़ाई हे राम के मानने वालों की है या नाथूराम के मानने वालों की है। बिल्कुल क्लियर मैसेज है। जो नाथूराम को मानने वाले हैं वो अपनी विचारधारा पे चल रहे हैं और जो हे राम गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले हैं वो अपनी विचारधारा के साथ चले। एक तरफ इंडिया की लाइफ, सुन लीजिए, एक तरफ इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा था। और उस इंडिया को दैट इज भारत को खत्म करने वाले, मिटाने वाले लोग भी बैठे हुए हैं जिनके साथ है। एक तरफ विचारधारा है सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी को लेकर के चलने वाले लोगों की, जो आजाद हिंद फौज को लेकर चले थे। और एक तरफ वो लोग हैं जो अंग्रेजों की ओके, अब रुक जाइए। ओके, अब आप रुक जाइए, नहीं तो मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। अब आप रुक जाइए, मुझे आपकी आवाज बंद, मैंने 1 मिनट कहा था। इनकी आवाज नीचे कर दीजिए, आवाज नीचे कर दीजिए। भाषण देने के लिए मेरे शो में मत आया करिए प्लीज। इनकी आवाज नीचे करिए, आवाज नीचे करिए, आवाज नीचे करिए। मैंने पैनल से रिक्वेस्ट किया, बढ़ाने वाले लोग हैं। मेरा पैनल चला ले। मैं कह रहा हूं अपने पैनल को इनकी आवाज बंद कीजिए। हो गया भाषण, 1 मिनट दिया था आपको, 1.5 मिनट दिया। जो ज्ञान आपने दिया सुभाष चंद्र बोस के साथ कांग्रेस ने क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस ने क्या किया ये बता चुके हैं। और आपने कहा प्रतिबंध लगाया गया, कितनी बार प्रतिबंध लगाया? हर बार मुंह की खाई अदालत में। ये मत चाहिए बताने के लिए कि प्रतिबंध लगाया। अवधेश जी 1 मिनट में रिस्पॉन्स पहली बात फिर तो मैं ये सिद्धार्थ जी है के पास जाऊंगा कि जो ये कह रहे हैं दूसरे की लिखी हुई किताब है। 1938 में या बाकी सरदार पटेल ने कहीं भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया है। मैं पूरी अपने ज्ञान और जितनी मैं समझ है, अरे भाई सरदार पटेल जी का पूरा भाषण छपा हुआ है, पब्लिकेशन डिवीजन ने छापा है, पहली बात। दूसरी बात कि जिस सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये बात कर रहे हैं वही सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ने से पहले डॉक्टर हेडगेवार से नागपुर में मिलने गए थे और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब मैं ये काम करना चाहता हूं, आपका साथ चाहिए। क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार जब कोलकाता में थे तो अनुशीलन समिति सबसे जितने क्रांतिकारी संगठन थे उसका कोऑर्डिनेशन का हेड करती थी वो। तो उसके संबंध थे। तो जो वही सुभाष चंद्र बोस वहां गए हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तो मैंने संगठन बना लिया, इस लेवल पर हम आजादी मिलेगी, लेकिन आजादी के बाद और उसके बाद के निर्माण के लिए लोग चाहिए। तो इनको ये सब जो सोचते हैं किसी की किताब पढ़ के कोट करते हैं। आरएसएस का विरोध नेताओं ने किया है, इसमें कहीं डाउट नहीं है, उनको अधिकार है करने का। लेकिन जो आप कोट कर रहे हैं इस प्रकार की भाषा मैंने कभी अपने जीवन में पढ़ी नहीं है। और उन्हें जो जिसकी आप बात कर रहे हैं बैन की बैन किया, उन्होंने ही बैन हटवाया। नहीं, उन्होंने बैन हटवाया। उन्होंने नेहरू जी को पत्र लिखा है बजाबता कि मैंने पूरी छानबीन करवा ली है, गांधी जी की हत्या में आरएसएस का कहीं से भी हाथ नहीं दिखता है और बैन हटा है। सिद्धार्थ यादव, क्या ये जो आइडियोलॉजी की बात कांग्रेस कर रही है, क्या ये गांधी जी वर्सेस नाथूराम की आइडियोलॉजी है जिसको लेकर बार बार कहा जाता है? देखिए, मैं संघ पर जो बातें अभी सैयद जवाद बोल रहे थे उस पर तो जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि संघ को समझने के लिए भी एक स्तर का
एक बुद्धि या एक वैसा चाहिए, वो शायद विपक्ष में नहीं है। वो समझने के लिए मैं तो उनको आमंत्रित करूंगा, आप आइए कभी संघ की शाखा में स्वयंसेवक बनिए, आप शायद बहुत बेहतर समझ पाएंगे। पर मैं इस बात पर जरूर जवाब देता हूं कि उन्होंने कहा कि क्लियर डिवाइड है, और डिवाइड है हे राम में और नाथू राम में। आप तो दोनों ही तरफ नहीं खड़े। अरे आप तो हे राम को भी नहीं मानते और नाथुराम को तो चलिए आप क्या है, आपकी क्या विचार है, वो तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, पर हे राम को आपने कब माना? आप तो हे राम को दूर खड़े होकर के राम को काल्पनिक बताने वालों में से थे। आप ही के लोगों ने कहा कोर्ट में जाकर के कि राम भी काल्पनिक है, सीता भी काल्पनिक है और रामायण भी काल्पनिक है। अब राहुल गांधी के क्लोज एड हैं साकेत गोखले, उन्होंने यहां तक की पीआईएल दाखिल कर दी कि ये प्रांत प्रतिष्ठा होने जा रही है, नहीं होनी चाहिए। आप ही के नेता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जाकर कहा कि 2019 तक मत करिए, कोई निर्णय मत लीजिए, चुनाव हो जाने दीजिए। आपके लिए जब राम आज तक एक पॉलिटिकल विषय थे और राम को आपने कभी माना नहीं, उनको काल्पनिक माना, तो एक बात तो मान लीजिए कि आप तो राम के भी साथ नहीं थे, और जो राम के साथ नहीं वो भारत के साथ नहीं, जो राम के साथ नहीं वो गांधी के साथ नहीं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और इसीलिए आज जब देश जाग चुका है तो इनको रिजेक्ट कर चुका है। ओके, संजीव कौशिक, क्या आपको लगता है ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है या फिर सीट शेयरिंग की बात है कि जो जितना जिसका अच्छा कॉम्बिनेशन होगा? और अगर आइडियोलॉजी है तो फिर क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो कहीं से कोई मैच नहीं है ना। तो ये सबसे पहले तो क्षमा चाहेंगे कि बीच में हम बोल के आपको डिस्टर्ब किया, हमारी ऐसी फितरत नहीं है, लेकिन उत्तेजना में हम बोल गए थे। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है या नीति है, उसमें संघ की जो सोच है वो उसमें परिलक्षित होती है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। उसी के नीति को वो आगे बढ़ाती है। अभी आप कन्हैया कुमार की बात कर रहे थे, तो प्रश्न तो ये भी उठता है कि एक कन्हैया कुमार जो देशद्रोही नारे लगाता है, भारत टुकड़े करने की बात करता है, आखिर अदालत उसे बाहर क्यों छोड़ती है? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जिस अफजल गुरु को आतंकवादी मानती है, उग्रवादी मानती है, उसी अफजल गुरु को पीडीपी कहती है कि वो शहीद है, और उसके साथ वो सत्ता में जाती है, सरकार बनाती है। तो ये जो सिद्धांतों की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल खोखली है। सत्ता के अलावा इनका कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है। पहली बात में बिल्कुल कांग्रेस जो है उस पर भी बोल दीजिए। अरे जरा हमको एक नहीं, आप बोलने नहीं देंगे, हम किसी को टोक ईमानदारी से हम बोलिए जल्दी जल्दी, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे एब्रप्टली काटना पड़ेगा, मुझे ब्रिज का पास जाना। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि सिद्धांतों से कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव गढ़ना चाहती है, उसी के आधार पर वो राजनीति करना चाहती है। 2024 का प्लीज वो नहीं बोलना चाहते, मत उनको वो करिए। कांग्रेस अकेले नहीं, कांग्रेस के साथ साथ वो तमाम विपक्षी पार्टियां जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से शोषित मानती है, जो जिसके जहन में ये बात है कि कांग्रेस पार्टी के समेत हम सबको वो संवैधानिक संस्थानों का बेजा इस्तेमाल करके कॉकस बनाती है और हमें परेशान करती है, वो सारी पार्टियां कांग्रेस के साथ हैं आज के वक्त में। चलिए, ओके, तो ब्रिज जी, क्या ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है जो बार बार यहां पर हो रहा है? और अब सवाल मेरा फिर भी है, जिसका जवाब अभी संजीव जी ने नहीं दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, ये जो 18 पार्टियां, इनमें आइडियोलॉजी क्या, कौन सी आइडियोलॉजी है जो जोड़ रही है सबको? बीजेपी को हराना ये आइडियोलॉजी, इसके अलावा आपको लगता है कोई गांधी की आइडियोलॉजी है जो इनको जोड़ रही है? देखिए कि आइडियोलॉजी का तो कोई मुद्दा ही नहीं। INDIA का एक ही मुद्दा है, मोदी जी को हटाओ, और NDA का एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। और इन्हीं चीजों को लेकर पूरा की पूरा अगर आप देखेंगे, NDA की पूरी विचारधारा सिर्फ इसी बात को लेकर है कि हम चाहते हैं कि समग्र विकास हो, और उसमें मूल रूप से आर्थिक उन्नति की बात है, और हम लोग उसी बात पे बात कर रहे हैं। हम लोग ये पूरा चुनाव नकारात्मक रूप से लड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हम ये पूरा की पूरा चुनाव 2024 का जो हमारी अपनी तैयारी है, वो तैयारी है हमारी अपनी उस विचारधारा को लेकर जिसके माध्यम से 10 साल से लगातार NDA की सरकार काम कर रही है। हम अपनी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए, एक आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो अभी तक किया है, हम उसको सामने रखेंगे, और साथ ही साथ आने वाले 25 साल की हम वो बात देश के सामने रखना चाहते हैं कि इस देश को हम लोग कैसा बनाना चाहते हैं। उसमें एक आम आदमी की भागीदारी किस प्रकार की होगी, उसके विकास के लिए हम लोग क्या योजना लेकर आए, हम इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। ये जो इनकी जो विचारधारा है, सबसे पहले ये आपस में तय कर ले। ओके ब्रिज जी, नहीं मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने खुद ही बहुत सारा समय जो है लड़ झगड़ के व्यर्थ किया, इसलिए मेरे पास फिलहाल समय नहीं है। लेकिन अंत में सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, और वो बात यह है कि
ये ठीक है, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और उसको इस बात का पूरा हक है डेमोक्रेटिक तरीके से बीजेपी को हराए, सत्ता में आए। लेकिन इस देश में वक्त आ गया है कि ये जो चलन है ना कि कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, मुझे लगता है कि इससे अब उबरने की ज़रूरत है, क्योंकि आज़ादी दिलाने वाले जो लोग थे वो उस समय कांग्रेस में थे, क्योंकि कांग्रेस एक मंच था। लेकिन ये कहना कि अंग्रेज़ों ने ही अंग्रेज़ों से आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि आप और मैं रघुनाथ महतो का नाम नहीं जानते, जिन्हें 1759 में, जब कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ था, उसके 116 साल पहले उन्होंने चुहाड़ विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, और हमको इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। हम तिलका मांझी के बारे में हमको नहीं पढ़ाया गया। 1770 में कांग्रेस के गठन से 115 साल पहले उन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया, आजादी के लिए बलिदान दे दिया। हमको संथालों के जो संघर्ष था उसके बारे में नहीं पढ़ाया गया। 1855 कांग्रेस के जन्म से 30 साल पहले जिन्होंने संघर्ष किया, और ये जो मुर्मू, सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, दो भाइयों को अंग्रेजों ने जो सूली पे लटका दिया, उनको हम जानते भी नहीं, क्योंकि हमको इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। इतिहास में यह पढ़ाया गया कि आजादी तो कांग्रेस लेकर आई थी। तो मुझे लगता है अब इस ये जो नैरेटिव है, इसको भी अब ध्वस्त करने की जरूरत है। बाकी राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है। कांग्रेस को शुभकामनाएं, अगर वो तैयार होती है, बीजेपी को चुनौती में के सामने खड़ी होती है, हराती है, तो कांग्रेस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।